मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। जब आप ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करते हैं, अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स होते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्ड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग regarding the organization's approach to entering and operating in global market। तो ये कह सकते हैं एक प्रोसेस है अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लेके जाने की, जिसके अंदर कि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं कि किस तरह हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करेंगे और किस तरह वहाँ पर अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। तो जब भी हम किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एंटर होते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, ग्लोबल ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन होता है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, मतलब हर कंट्री के हिसाब से अपनी एक अलग स्ट्रेटजी को डेवलप करना। दूसरा ऑप्शन होता है ग्लोबल स्ट्रेटजी, मतलब एक ही स्ट्रेटजी को बनाकर उसको ओवरऑल वर्ल्ड में अप्लाई करना। और तीसरा ऑप्शन होता है ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं इस ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के लिए। तो इन तीनों को कवर करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आती है आपकी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। सो इन अ मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी द ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंट्रलाइज operational decisions and activities each nation in which it's operate। अब जैसे कोई एक कंट्री है, एक कंपनी है, वो ए कंट्री में भी रन करती है, बी में भी करती है, सी में भी, डी में भी। तो क्या करेगी, हर कंट्री का प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, हर कंट्री का अलग अलग होएगा। मतलब कंट्री अपने डिसीजंस, अपने प्रोडक्ट, अपनी सेल्स, अपनी डिज़ाइनिंग, अपनी मार्केटिंग अपनी कंट्री के हिसाब से खुद करेगी। तो ये क्या करते हैं, हर कंट्री के लिए एक अलग डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। दिस अप्रोच कस्टमाइज इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ लोकल मार्केट। अब आप खुद देखिए, ए कंट्री के लिए अलग प्रोडक्ट बन रहा है, बी कंट्री के लिए वो अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, सी के लिए अलग और डी के लिए अलग। क्योंकि प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, जैसी उस कंट्री की डिमांड और प्रेफरेंस है। तो की कैरेक्टर्स क्या वो देख लेते हैं। की कैरेक्टर्स ऑफ द मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग टेलरिंग प्रोडक्ट, मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं कंट्री के हिसाब से, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस टू सूट डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजन। उसी के हिसाब से जैसे आपके प्रोडक्ट कस्टमाइज होते हैं, हर कंट्री की मार्केटिंग भी अलग होती है और हर कंट्री के अंदर ऑपरेशंस को करने का तरीका भी अलग होता है। ये सब उस कंट्री के हिसाब से, जो उसको सूट करता है, उनके हिसाब से इनको डेवलप किया जाता है। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं कि यूएस ऑटोमोबाइल या यूएस ऑटो मैन्युफैक्चरर्स लाइक फोर्ड और जनरल मोटर्स maintained decentralized overseas unit that produced cars adopted to different nations and regions. Each car model might be modified to comply with the local regulations and caters to local taste। अब यूएस की जो भी, अगर कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरर है, अब ये नहीं है कि हर कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की ऑटोमोबाइल्स के रूल रेगुलेशन एक है। किसी कंट्री के अंदर उनके सिक्योरिटी फीचर्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो किसी के अंदर सीट की ऊंचाई, किसी के अंदर कह सकते हैं हमारा जो स्टीयरिंग का साइड है, किसी के अंदर उनकी जो कह सकते हैं एक क्लियरेंस होती है ज़मीन से। मतलब हर कंट्री के अंदर अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, हर कंट्री के अंदर अपना एक अलग डिसेंट्रलाइज उन्होंने यूनिट को इस्टेब्लिश कर दिया है और वो उस लोकल कंट्री के हिसाब से, लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को कैटर करते हैं। जिसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे बड़ा इनका जो एडवांटेज है वो क्या है कि बेटर अलाइनमेंट विद लोकल कस्टमर प्रेफरेंस, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज़ को डिसेंट्रलाइज कर रखा है नेशन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। अब जब आप रीजन के हिसाब से, नेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाओगे, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर्स की जितनी भी प्रेफरेंस होती है, टेस्ट होती है, उनको एग्जैक्ट फुलफिल करेगा। दूसरा है ग्रेट रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल मार्केट कंडीशंस। अब जैसी उस लोकल मार्केट की कंडीशंस होंगी, ये उन्हीं के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये भी इनके लिए एक फेवरेबल आउटपुट है, क्योंकि जब आप लोकल के हिसाब से काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट भी इजीली सेल वहाँ पर होंगे। और लास्ट है एनहेंस एडेप्टेशंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट।
क्योंकि जिस कंट्री के अंदर डील करते हैं तो वहीं के सारे रूल्स रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर कर अपने ऑपरेशंस को करते हैं, जिसके थ्रू कि इनको कोई भी रेगुलेटरी या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज वहाँ पर नहीं आती। तो इसके साथ साथ इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है हायर प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू कस्टमाइजेशन, क्योंकि अब कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड के लिए एक ही जगह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक ही डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी डिज़ाइनिंग की कॉस्ट कम होएगी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन अगर आप हर कंट्री के लिए अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगी। नेक्स्ट चैलेंज है आपका लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट का, आप हर कंट्री के हिसाब से, रीजन के हिसाब से एक लिमिटेड प्रोडक्ट ही करते हैं जो कि उस कंट्री में रिक्वायरमेंट हो। अगर ज़्यादा कर दोगे तो वो आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो सकता। और लास्ट चैलेंज तो हमारे पास है कि कोऑर्डिनेशन चैलेंज अक्रॉस डाइवर्स मार्केट्स। अब आपको ओवरऑल वर्ल्ड की मार्केट के साथ खुद कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि वहाँ पर कैसी मार्केट है, कैसे प्रोडक्ट की डिमांड है, कंज्यूमर्स की डिफरेंसेस क्या हैं, उनके टेस्ट क्या हैं। मतलब हर जगह आपको कोऑर्डिनेट करना ही आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी, क्योंकि हर कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस कल्चर प्रेफरेंस हर सब कुछ एक दूसरे से अलग होता है। तो ये तो थी आपकी मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं हम ग्लोबल स्ट्रेटजी की। सो अ ग्लोबल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट and services on a global scale. The organizations treat the world as a single market and strives for consistency and effectiveness या efficiency in its operations. तो ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या है कि एक ही प्रोडक्ट को बनाते हैं और सेम प्रोडक्ट को ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, ओवरऑल ग्लोब के अंदर सेल करते हैं, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ये ओवरऑल वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल का। एप्पल के कोई भी फोन है ओवरऑल वर्ल्ड में सेम ही रहेगा। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर आपकी स्क्रीन बड़ी मिलेगी किसी मॉडल की, तो यूएसए के अंदर किसी उसी सेम मॉडल की स्क्रीन छोटी मिलेगी। जो प्रोडक्ट इंडिया में जो मॉडल है तो सेम मॉडल आपको ओवरऑल वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आपको ईजिली मिल जाएगा। मतलब क्या करते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में उसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। So the key characteristics of the global strategy include the production of standardized product, centralized decision making, and a focus on economic of scale. इनकी की कैरेक्टर्स क्या है? सबसे पहला की कैरेक्टर है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बनाते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट को बनाते हैं ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। दूसरा है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब एक ही ऑफिस से ओवरऑल वर्ल्ड की मार्केट के अपने डिसीजन लेते हैं कि किस मार्केट में क्या प्रोडक्ट सेल करना है, क्या नहीं करना। एंड फोकस ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि जब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल का, कि जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोडक्ट तो इनका सेम ही बिकना है। सो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल कंपनी producing a single car model designed to meet the need of all world market without significant customization. This approach allows for cost saving through standardized production process. अब इसके अंदर आप ऑटोमोबाइल को देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी सेम प्रोडक्ट को ओवरऑल वर्ल्ड में सेल करते हैं। अगर आप फॉर्च्यूनर की बात से फॉर्च्यूनर देखते हैं, इस टाइम पे एक लग्जरी ब्रांड में आती है फॉर्च्यूनर। अगर आप फॉर्च्यूनर का मॉडल देखोगे तो ओवरऑल वर्ल्ड आपको सेम मॉडल अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी नेशन में, किसी भी कह सकते हैं रीजन में हुए वर्ल्ड के। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक ही प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया है और उसी को ओवरऑल वर्ल्ड में सेल कर कर अपने इकोनॉमिक ऑफ स्केल के ऊपर फोकस कर कर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं। जिनके भी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और उसके साथ ही साथ आपकी जो कॉस्ट है वो एफिशिएंट भी बन जाएगी। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर आप फोकस करते हैं कि अपनी ब्रांड की इमेज को डेवलप करने का, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो एक ही है। अब आप एक ही प्रोडक्ट को ओवरऑल वर्ल्ड में सेल कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस होता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांड इमेज के ऊपर। लास्ट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग।
अब इस तरह के प्रोडक्शन के अंदर आपका जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रलाइज लेवल पर लिया जाता है। मतलब एक ही जगह से ओवरऑल वर्ल्ड के लिए इन डिसीजंस को लिया जाता है कि क्या हमें सेल्स करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या डिजाइनिंग करनी है, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो ये तो थे आपके एडवांटेजेस। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे पास ग्लोबल स्ट्रेटजी के। तो सबसे पहला है लिमिटेड एडॉप्टेशन टू लोकल प्रेफरेंसेस। अब जब आपने एक ही प्रोडक्ट को बना लिया और ओवरऑल वर्ल्ड में उसी को सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो लोकल पर्सन्स है वो उसको ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कंट्री की कंडीशंस, कल्चर, वहाँ की प्रेफरेंस, टेस्ट अलग अलग हैं। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? लिमिटेड एडॉप्टेशन। दूसरा है रिस्क ऑफ इग्नोरिंग यूनिक मार्केट वाइड डायनामिक्स। अब वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी मार्केट है जो यूनिक हैं, एक दूसरे से अलग हैं, वो कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करती। हम यहाँ पर उन सभी मार्केट्स को, उन डायनामिक्स को, उन फैक्टर्स को इग्नोर करके चलते हैं, उनको छोड़ के चलते हैं। हम मानते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ा आपका चैलेंज है कि रिस्क ऑफ इग्नोरिंग यूनिक मार्केट डायनामिक्स। और तीसरा है पोटेंशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल मार्केट। क्योंकि आप देखिए, आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बनाया तो कहीं ना कहीं लोकल मार्केट उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी इजिली, वो उस लोकल मार्केट के अंदर इतनी जल्दी से एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा, मार्केट को शेयर एक्वायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को उस मार्केट के हिसाब से नहीं बनाया, आपने प्रोडक्ट को एज ए ग्लोबली बनाया है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया है। तो ये थे आपके ग्लोबल स्ट्रेटजी के एडवांटेज और चैलेंजेस। अब लास्ट आता है आपका ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। तो कह सकते हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी और आपकी ग्लोबल स्ट्रेटजी। उन दोनों को कंबाइन कर कर बनाया गया है आपका ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। इसके अंदर कुछ एलिमेंट के अंदर तो आप हर कंट्री के लिए अलग अलग काम करते हैं और कुछ एलिमेंट ओवरऑल वर्ल्ड के लिए एक ही डिसाइड कर लेते हैं। सो द ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी सीक्स टू कंबाइन द बेस्ट एलिमेंट ऑफ बोथ मल्टी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो इन दोनों के जो बेस्ट एलिमेंट है उन दोनों को कंबाइन कर कर इसको बनाया गया है। It involves globally integrating operations while also tailoring product and services to local market। तो इनके अंदर क्या करते हैं, ऑपरेशंस को तो ग्लोबल लेवल पर ये इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब ऑपरेशंस इनके सेंट्रल लेवल पर होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट की टेलरिंग होती है, प्रोडक्ट का जो कस्टमाइजेशन होता है, वो आपकी लोकल मार्केट के हिसाब से किया जाता है। सो की कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग अ फोकस ऑन थिंकिंग ग्लोबली, मतलब फोकस होता है इनका कि ग्लोबली थिंक करें, एंड एक्ट लोकली, तो मतलब ये लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल को एक साथ लेकर चलते हैं। सो दिस अप्रोच एम टू बैलेंस द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो ये अप्रोच के थ्रू ये बैलेंस करके चलते हैं कि अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड भी बनाएं और उसके साथ ही साथ लोकल कस्टमर्स और प्रेफरेंस के हिसाब से उनका कस्टमाइजेशन भी कर दें। इसमें आप किसी भी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर का एग्जांपल ले सकते हैं। वो क्या करते हैं कि एक कोर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में सेल्स करने के लिए, बट उसके अंदर कस्टमाइजेशन को वो लोकल प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। जैसे आप बात करते हैं रेफ्रिजरेटर्स की, आप जिस भी कंट्री में विजिट करोगे आपकी ब्रांड सेम होगी, जैसे आपकी वर्लपूल है, आपकी ओनिडा है, आपकी गोदरेज है, मतलब कोई भी ब्रांड है, लेकिन हर कंट्री के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पर उस मॉडल को तैयार किया जाता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ चैलेंजेस है। तो एडवांटेज सबसे पहला क्या है कि बैलेंसिंग ग्लोबली एफिशिएंटली विद लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि ग्लोबल भी हैं और ये लोकल भी हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द डाइवर्स मार्केट कंडीशन, कि फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर है कि जितनी भी मार्केट अलग अलग है, हर डाइवर्स मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं फ्लेक्सिबल। ये नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है हरदम वही सेल्स होगा। इन्होंने देखा मार्केट कंडीशंस चेंज हुई हैं तो ये अपने आप को वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और तीसरी एडवांटेज है लेवरेजिंग ग्लोबल रिसोर्स एंड नॉलेज। अब जब आप ग्लोबल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं, जो नॉलेज है, आप उन सभी का यूज़ करोगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड के लिए। अब इसके चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब आप यहाँ पर ग्लोबल भी काम कर रहे हो, आप लोकल भी काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। दूसरा चैलेंज है पोटेंशियल फॉर हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद कस्टमाइजेशन। अब हर प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अलग अलग कस्टमाइजेशन करो अलग अलग कंट्री के लिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए एसोसिएट है, उन्हीं के लिए कह सकते हैं बेनिफिशियल है जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के हैं, वहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करो सिर्फ
छोटे लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं, कम कॉस्ट के प्रोडक्ट हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। और थर्ड है नीड फॉर एडवांस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम। जब आप इस लेवल पर काम कर रहे हैं, आप ग्लोबल भी काम करते हैं, आप स्टैंडर्ड भी काम कर रहे हैं, ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन सिस्टम और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इनकी चैलेंजेस है। तो आपने देखा कि किस तरह आपकी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी होती है, इसके अल्टरनेटिव्स 3 हमारे पास है। एक है आपका ग्लोबल स्ट्रेटजी, एक आपकी होम कंट्री स्ट्रेटजी और एक होती है आपकी मल्टीनेशनल। मतलब आप हर किसी को देखो कि आपका बिजनेस कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप इनका सिलेक्शन करते हैं। ये आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजी के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।